हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी मतलब हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगा। और जो इसका नंबर 1 कॉज है वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज। जैसे मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ को ऑटोइम्यून बताया था, उसके बाद मैंने बोला था कि एडिसन डिजीज भी ऑटोइम्यून होता है। अभी आपको याद करना है कि हाइपरथायराइडिज्म का भी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसकी एंटीबॉडी आगे डिस्कस करी जाएगी। और क्योंकि इन पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए पेशेंट की बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये पेशेंट आपको कह रहा है कि पहले गर्मियों का मौसम मेरा फेवरेट सीज़न था, लेकिन अभी मुझसे थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, दैट इज़ हीट इंटॉलरेंस। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, वैसे ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक टर्म है जो कि एमसीक्यू में स्ट्रेट अवे आपको बताता है कि भाई पर्सन को हाइपरथायराइडिज्म के मैनिफेस्टेशंस हैं। फिर इस डिजीज़ में जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इवन आईज़ के जो मसल्स हैं उनकी स्वेलिंग करा देती हैं। अब क्योंकि हमारे ऑर्बिट में जगह तो उतनी ही है और मसल्स की स्वेलिंग हो जाएगी, तो पर्सन की आई बॉल आगे की तरफ पुश हो जाती है। आई बॉल पुश होने के जैसे ऐसा लगता है जैसे कि पेशेंट की आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं, प्रोमिनेंट हैं। तो उस प्रोमिनेंट आइज़ की मैं आगे आपको इमेज दिखाऊंगा अगली स्लाइड पे, उसको हम बोलते हैं प्रोप्टोसिस, या प्रोप्टोसिस की जगह पे लिखा हो सकता है एक्सोफथैलमस। तो एक्सो मतलब जो आई बॉल्स हैं दे आर लुकिंग वेरी प्रोमिनेंट। फिर क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से जो वेट वाला कंपोनेंट निमोनिक का, उसमें पर्सन का वेट लॉस होगा। जैसे मैंने हाइपोथायराइडिज्म में बोला था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पर्सन को ओबेसिटी हो जाती है। यहाँ पे पेशेंट कितना भी खाना खा ले उसका वजन कम होता जा रहा है। फिर सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन के फीचर्स आते हैं, क्योंकि जितने भी थायराइड हार्मोन्स हैं, चाहे वो T4 की बात करी जाए चाहे वो T3 की बात करी जाए, T4 और T3 दोनों ही सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन करते हैं। इसकी वजह से इस पेशेंट को हमेशा नर्वसनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, चिड़चिड़ा रहता है पेशेंट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली खुद ही पेशेंट अपने हाथ इस तरीके से आपके सामने रख के बताएगा कि उसकी फिंगर्स में ट्रेमर्स होंगे, जिसे हम फाइन ट्रेमर्स ऑफ फिंगर्स बोलेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको फ्लैपिंग ट्रेमर्स पढ़ाया हुआ है। फ्लैपिंग ट्रेमर्स तो हम हेपाटिक एन्सेफलोपैथी जब लिवर फेल हो जाए, या यूरिमिक एन्सेफलोपैथी जब किडनी फेल हो जाए, या सिवियर एस्थमा में दिखते हैं। तो फ्लैपिंग ट्रेमर इज अ कॉज, या फ्लैपिंग ट्रेमर कब मिलता है तो मेटाबॉलिक एन्सेफलोपैथी के साथ मिलता है, जैसे कि लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस ड्यू टू स्टेटस एस्थमाटिकस, जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर किया हुआ है। लेकिन इस हिप निमोनिक को एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हीट इंटॉलरेंस है, एच आईज हीट इंटॉलरेंस, फिर पी से प्रोमिनेंट आईज है, फिर वेट लॉस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और ट्रेमर्स। खैर सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन वाला जो है वो रिलेटिवली इजी होता है, और इस सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन के रहते ही इन पेशेंट्स में आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें सिस्टोलिक भी बढ़ जाता है, डायस्टोलिक भी बढ़ जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने हाइपोथायराइडिज्म का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया तो हाइपोथायराइडिज्म मैंने पढ़ाया है कि सिस्टोलिक तो यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन डायस्टोलिक बढ़ा हुआ होता है, दैट इज आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। लेकिन इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बड़े होते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी का बेसिक मतलब है कि ग्लैंड की प्रॉब्लम है, और ग्लैंड की प्रॉब्लम से मेरा मतलब कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी का मतलब होता है कि पर्सन को पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है। अब पिट्यूटरी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हम सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे, तो इस पेशेंट को पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर है। ट्यूमर का नाम है पिट्यूटरी एडिनोमा। और क्योंकि ये एडिनोमा नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से ग्लैंड की ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी। और अगर थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन नॉर्मल से ज़्यादा होने वाली है तो फिर पर्सन की बॉडी में T4 और T3 का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड मेनली क्या बनाता है, तो ग्लैंड नॉर्मली T4 बनाता है मेजर अमाउंट में, और ब्लड में जाके वो T3 में कन्वर्ट होता है। हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, उसमें से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है TSH, जो कि ग्लैंड को स्टिमुलेट करके T4, और फिर T4 जो बनता है वो ब्लड में जाके T3 बना रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरी साइकिल में क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा TSH बन रहा है बिकॉज देर इज़ अ ट्यूमर प्रेजेंट हेयर, तो इस ट्यूमर के रहते इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी सेकेंडरी हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म होता है तो एरो सेम सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इसको आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले हाइपोथायराइडिज्म वाला वीडियो एक बार सुनना। हाइपोथायराइडिज्म में जब मैंने सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म बताया तो ये तीनों एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जो कारण था वो पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन था, जैसे कि शीहान सिंड्रोम। शीहान में क्योंकि पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो TSH की मात्रा कम हो जाएगी, TSH कम हो जाएगा तो T4 और T3 की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो जब भी आपको लैब रिपोर्ट देता है
उस लैब रिपोर्ट में अगर तीनों एरोज़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हाइपर तो समझ में आ ही गया क्योंकि एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं तो आप बोलोगे सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर ये तीनों एरो नीचे जा रहे हैं तो आप बोलोगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। आप ग्रेव्स डिजीज़ की बात कर लेते हैं। वैसे भी देखिए जितने भी ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी ऑटोइम्यून कंडीशंस वीमेन में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तभी मोस्टली कोई भी जो इमेज आप बुक में देखते हो जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म की होती है उसमें फीमेल पेशेंट का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, और आप नोटिस कर रहे हैं कि पेशेंट ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ घूर रहा है, ऐसा लग रहा है पेशेंट की आंखें बड़ी बड़ी हैं, पेशेंट आपकी तरफ घूर रहा है। तो इस फिजिकल अपीयरेंस को हम स्टेयर, जैसे आप किसी कोई घूर रहा है आपको तो ऐसे, तो वैसे ही स्टेयर साइन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसी स्टेयर साइन के लिए मैंने टेक्निकल टर्म बोला प्रोप्टोसिस या एक्सोफथैल्मोस। अब इस पेशेंट में एक एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी क्योंकि ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, ग्लैंड को तो लग रहा है उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर टीएसएच जैसी होता है तो वो टीएसएच के रिसेप्टर को एक्टिवेट करती रहती है। तो क्योंकि इस कंडीशन में एंटीबॉडी की वजह से ग्लैंड का स्टिमुलेशन हो रहा है तो T4 और T3 की मात्रा तो बढ़ जाएगी। पर अब फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से एंडोक्राइन में हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म चलता है कि अगर आगे वाले दोनों हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाए तो फिर पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच का प्रोडक्शन कम कर देती है, क्योंकि पिट्यूटरी को लग रहा है कि भाई सही नहीं हो रहा है, तो वो अपना टीएसएच का प्रोडक्शन कम करती है। और तभी आप नोटिस कर रहे हो कि एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी आप प्राइमरी वर्ड पढ़ें तो आपके माइंड में हमेशा क्लिक होना चाहिए कि दिक्कत ग्लैंड की है, और अगर इसको समझने में दिक्कत हुई हो तो फिर आप हाइपोथायरॉयडिज्म वाली वीडियो में प्राइमरी को सुनिएगा, वहाँ पे मैंने जैसे कारण बताया आयोडीन डेफिशिएंसी। तो अगर किसी को आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो T4 T3 तो बनेंगे नहीं, और फीडबैक से टीएसएच बढ़ जाएगा। तो अगर किसी सवाल में टीएसएच बढ़ा हुआ हो तो वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन अगर अनडिटेक्टेबल हो, अगर लेस हो तो वो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। और आगे मैं इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि एरोस से यूजली मोस्ट स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया वैसे ही आपको याद रखना है कि अगर तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं या तीनों एरो नीचे जा रहे हैं तो सेकेंडरी तो क्लियर हो गया। और अगर एरोज उल्टा चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ है कि उल्टा चल रही है, T4 T3 के जो एरोज है और टीएसएच के एरोज अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद में लॉजिक लगाना है भाई अगर T4 T3 बढ़े हुए हैं तो हाइपर ही होगा ना, और अगर दोनों कम होंगे तो हाइपो होगा। तो टीएसएच का सिर्फ एरो उल्टा कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने बोला, हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 T3 कम होता है। अगर मैं बोलूँ टीएसएच साथ में बढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने एरोज उल्टे कर दिए तो बोलोगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्योंकि T4 T3 कम था। वैसे ही अगर मैं बोलूँ T4 T3 बढ़ा हुआ है और टीएसएच मैंने एरो कम कर दिया, उल्टा एरो लगा दिया, तो मतलब प्राइमरी हाइपर क्योंकि T4 T3 बढ़ा हुआ है। तो बहुत आसान है गाइस, ये अगर एक बार लिख के प्रैक्टिस किया जाए तो, क्योंकि पूरा ये एंडोक्राइन सिस्टम में कंफ्यूजन वाला पार्ट सिर्फ एक ही होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का, और लॉजिक ये लगाना है कि सेकेंडरी में पिट्यूटरी की प्रॉब्लम होती है। आज के लिए कम से कम पिट्यूटरी वाला एस्पेक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अगली बार आप प्राइमरी वाले पार्ट को भी कर सकते हो। एंड मैं आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो में एक ही टेबल में हाइपो एंड हाइपर की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखूंगा, टोटल 4 लिखूंगा, प्राइमरी हाइपो एंड प्राइमरी हाइपर, सेकेंडरी हाइपो एंड सेकेंडरी हाइपर, दैट विल बी कवर्ड सब्सिक्वेंटली। अब नेक्स्ट जो मैं कंडीशन यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ वो हैशीमोटोस थायराइडाइटिस है। देखिए हैशीमोटोस थायराइडाइटिस मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के डिस्कशन में मेंशन किया था कि वो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, लेकिन मैंने उसको दोबारा से यहाँ पे मेंशन किया बिकॉज होता क्या है कि हैशीमोटोस थायराइडाइटिस में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो थायराइड के फॉलिकल्स को डैमेज कर देती हैं। जब मैंने थायराइड का टॉपिक का पिछला वाला भाग दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड में माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा जाए, जैसे ये ग्लैंड लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, ये इस्तमस है, तो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी बायोप्सी लेके देखी जाए तो हम देखते हैं थायराइड फॉलिकल्स, और उन फॉलिकल्स के अंदर होता है कॉलॉइड जो कि पिंक कलर का होता है। ये जो कॉलॉइड होता है यहाँ पे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा था, ये वाला जो पिंक मैंने दिखाया ये थायराइड हार्मोन यहाँ पर बन रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हैशीमोटोस थायराइडाइटिस में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो इन फॉलिकल्स को डैमेज कर देंगी, और अगर ये फॉलिकल डैमेज हो जाएंगे तो फॉलिकल के डैमेज होने की वजह से ये जो थायराइड हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन अब ज़्यादा मात्रा में ब्लड में एकदम से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। भाई हैशीमोटोस थायराइडाइटिस की जो प्रेजेंटेशन होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें फॉलिकल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, तो फॉलिकल्स के डैमेज की वजह से, थायराइड फॉलिकल्स के डैमेज की वजह से इन पेशेंट्स में T4 और T3 की मात्रा बढ़ जाती है। यस गाइस, हैशीमोटोस थायराइडाइटिस के पेशेंट्स में भी स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज में क्योंकि थायराइड फॉलिकल्स बर्स्ट कर जाएंगे एंटीबॉडीज की वजह से, तो T4 T3 की मात्रा बढ़ जाती है। बट सेम पेशेंट में अब से लेट मी से 10 साल के बाद में, क्योंकि ग्लैंड के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, क्योंकि ग्लैंड के अंदर फाइब्रोसिस, जैसे लिवर में फाइब्रोसिस होता है तो सिरोसिस बोलते हैं, तो लिवर का फंक्शन कम हो जाता है, वैसे भी बोल रहा हूँ थायराइड ग्लैंड के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा तो ग्लैंड का फंक्शन कम होने की वजह से सेम पेशेंट में
आज से 10 साल के बाद में T4 और T3 का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। अब वो 10 साल में होगा या 25 साल में होगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार 2 साल के अंदर ही वैल्यू ड्रॉप कर जाती है T4 T3 की, कई बार 10 साल लग जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हैशीमोटोस थायराइडाइटिस यहाँ पे टच अपॉन इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है वो हाइपरथायराइडिज्म की होती है और सेम पेशेंट में अब से कुछ साल के बाद में हाइपोथायराइडिज्म की मैनिफेस्टेशन होगी। तो अब हैशीमोटोस थायराइडाइटिस में कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं तो ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि आई थिंक ये तो आपने पैथोलॉजी में या बेसिक साइंसेज में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं 5 सेकंड का लैग पीरियड दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ सोच के हैशीमोटोस थायराइडाइटिस में एंटीबॉडी का नाम क्या होता है। और नोट्स में ऑब्वियसली नहीं देखना है, चीटिंग नहीं करनी है, इंटरनेट और गूगल को इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे टीपीओ एंटीबॉडी। टीपीओ एंटीबॉडी की फुल फॉर्म होती है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी। सो द बेसिक मैसेज इज कि हैशीमोटोस थायराइडाइटिस के केस में टीपीओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इनका नाम है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी। और अगर आप पर ऑक्सीडेज वर्ड पढ़ेंगे तो मतलब ये एंटीबॉडी जो है ये पर ऑक्सीडेशन करके फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। थायराइड पर ऑक्सीडेज के सिवा एक और एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है ये जो पिंक वाला मटेरियल मैंने दिखाया ना उसको बोलते हैं कोलॉइड। और कोलॉइड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। तो ये जो एंटीबॉडी बनती है ये अगेंस्ट थायरोग्लोबुलिन बन रही है। और ये थायरोग्लोबुलिन जब रिलीज होगा तो इससे थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस या थायराइड हार्मोन्स बनता है। ये थायरोग्लोबुलिन से ही तो थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। तो अगर ये एंटीबॉडी के थायरोग्लोबुलिन बन गई इसका मतलब कि जो डैमेज हो रहा है उसके वजह से T4 की मात्रा फिर से इंक्रीज हो जाती है। तो नाम है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। इनफैक्ट जब हम रूटीन प्रिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे ना तो फिजिशियन वर्ड लिखेगा थायराइड एंटीबॉडी प्रोफाइल, कि उसके बाद इतने सारे नाम लिखने का टाइम नहीं होता तो वो लिखेगा थायराइड एंटीबॉडी प्रोफाइल। लेकिन जब भी आप ये वर्ड पढ़ो ना थायराइड एंटीबॉडी प्रोफाइल मतलब वो ये सारे टेस्ट करवा रहा है, टीपीओ एंटीबॉडी, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी और एक और जिसका नाम होता है एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। अब तीनों का नाम आपको ना भी याद रहे बट एक जो आपके लिए मस्ट है अभी वो है एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, that is anti-thyroid peroxidase antibody, which is the main villain behind development of Hashimoto's thyroiditis, and that is the reason कि Hashimoto's thyroiditis जब भी हम पढ़ते हैं तो वो हाइपर में भी लिखा होता है, हाइपो में भी लिखा होता है। तो मैंने उसका रीज़न समझाया कि भाई हाइपर का नंबर 1 कॉज तो ग्रेव्स डिजीज है, हाइपर का नंबर 1 वो भी ऑटोइम्यून है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ग्रेव्स में सिर्फ और सिर्फ हाइपर होगा। तभी मैंने ग्रेव्स का नाम स्टार्टिंग में ही बता दिया, ग्रेव्स इज ओनली हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन हैशीमोटोस थायराइडाइटिस में बाईफेजिक कोर्स होता है। बाईफेजिक का मतलब है कि भाई स्टार्टिंग में आपको हाइपर का फीचर मिलेगा, फिर ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो फाइब्रोसिस की वजह से सब्सिक्वेंटली हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स आ जाते हैं। अब हम नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो कि रिलेटिवली ईजी हैं। 2 निमोनिक तो मैंने मेंशन किया है बट एक बार लॉजिक से देख लेते हैं। देखिए जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनमें जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, एक T4 होता है, एक T3 होता है। बायोलॉजिकली एक्टिव कौन सा होता है? T3। अगर कभी भी वो फिजियोलॉजी में पूछे कि फाइनली असर कौन करता है तो फाइनल असर जो टिश्यूज पे करता है वो T3 करता है। और T3 जो है जो बायोलॉजिकली एक्टिव वाला फॉर्म है उसका काम क्या होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो सिंपैथोमाइमेटिक फंक्शन को मीडिएट करता है। ये मैंने बोला बायोलॉजिकल एक्शंस आर कॉज्ड बाय T3। वो बायोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट के सिवा हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी दैट इज कैलोरी जेनेसिस। और उसके बाद मैंने बोला सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन या सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी को भी यही मीडिएट करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। इनके बढ़ने की वजह से पेशेंट ऐसा बोलेगा कि उसे हमेशा एंग्जाइटी रहती है, उसे हमेशा स्ट्रेस रहता है, घबराहट रहती है। उसने बहुत बार साइकाट्रिस्ट को दिखाया है और वो कह रहा है कि मैंने मतलब साइकाट्रिस्ट ने मे भी एंग्जाइटी की दवाई भी लिख दी पर मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो भाई एंग्जाइटी में तो ठीक है भाई आदमी हमेशा परेशान रहता है वो दवाई खाएगा क्योंकि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। लेकिन वेट कम होने के साथ साथ में इस पेशेंट में हम नोटिस करेंगे क्योंकि सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन से बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट की स्टिमुलेशन होगी। तो ये पेशेंट ये बता रहा है कि सर मुझे एंग्जाइटी रहती है और मुझे साथ साथ में ऐसा महसूस होता है एज इफ माई हार्ट इज पाउंडिंग इन माई चेस्ट, है ना। दैट इज धुक धुक की जो सेंसेशन है उसे हम बोलते हैं पाल्पिटेशंस। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मसल्स में होते हैं। आप जानते हैं जो बीटा 1 होता है वो तो होता है हार्ट में और जो बीटा 2 होता है वो बेसिकली लोकेटेड होता है मसल्स में। तो मसल्स में क्योंकि बीटा 2 का स्टिमुलेशन होगा तो मसल्स की एक्टिविटी या मसल के जो मायोफाइब्रल्स हैं उनकी स्टिमुलेशन की वजह से इन पेशेंट्स में ट्रेमर्स मिल सकते हैं। सो फाइन ट्रेमर्स विल बी नोटिस्ड इन द हैंड्स ऑफ दीज पेशेंट्स।
और क्योंकि अल्फा 1 ब्लड वेसल्स में होते हैं तो अल्फा 1 के स्टिमुलेशन से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इनका बीपी बढ़ जाएगा और जैसे मैंने बताया था इनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा हुआ होता है। साथ में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से पेशेंट कह रहा है कि जी मेरा वेट भी कम होता जा रहा है। वो कहता है जी पहले तो मेरा समर सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न था, इसमें मैंगोज़ खाने को मिलते थे। समर सीज़न में तो जो छुट्टियाँ भी होती हैं बच्चों की तो मैं को मतलब मैं एन्जॉय करता था समर सीज़न को। अभी कहता है कि सर समर तो छोड़िए, मतलब 45-50 डिग्री का टेम्परेचर तो छोड़िए, मतलब थोड़ी-सी भी जब नॉर्मली लोग एसी में कंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं, फिर भी मेरे को पसीना आ रहा होता है और मुझे गर्मी लग रही होती है। भाई नॉर्मली एसी अगर आप चलाएँगे 22, 23, 24 डिग्री पे, तो थर्मोस्टेट सेट करके 22-23 डिग्री ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। तो ये कहता है जी जिस पे बाकी लोग कंफर्टेबल है, उस पे मुझे गर्मी लग रही होती है एंड उसके साथ-साथ में कहता है स्वेटिंग हो रही होती है। और जब इनका थायरॉइड एग्ज़ामिनेशन करेंगे, थायरॉइड एग्ज़ामिनेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक सामने से हम पेशेंट का थायरॉइड एग्ज़ामिन करते हैं, एक पेशेंट के पीछे खड़े होके हम थायरॉइड के लोब्स को एग्ज़ामिन करते हैं। तो इन पेशेंट्स में जिनको ग्रेव्स डिज़ीज़ है, आपको डिफ्यूज़ एनलार्जमेंट मिल सकती है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि ग्रेव्स डिज़ीज़ में भी थायरॉइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है और गोइटर जो कि आयोडीन कमी से होता है, उसमें भी ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है। तो ग्लैंड की एनलार्जमेंट देख के ये मत समझ लेना कि ये ग्रेव्स है या ये गोइटर वाला पेशेंट है, क्योंकि इवन आयोडीन डेफिशिएंसी में थायरॉइड एनलार्जमेंट होती है, पर इवन डिफ्यूज़ एनलार्जमेंट आपको ग्रेव्स डिज़ीज़ में मिलती है। इसके अलावा जस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, I'll just go back to the previous slide and mention a basic fact। इसको आप सुन लेना कि मान लीजिए ये तो थायराइड ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी तो है कि पूरा ग्लैंड का ही डिफ्यूज एनलार्जमेंट मिल रहा है, पूरा का पूरा ग्लैंड बिग हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूँ कि ग्लैंड पर्सन का बिग है, लेकिन वो बिग क्यों है? क्योंकि उसमें यहाँ पर मल्टीपल ओवर एक्टिव नोड्यूल्स हैं, ओवर एक्टिव नोड्यूल्स हैं। और उन ओवर एक्टिव नोड्यूल्स, क्योंकि ओवर एक्टिव से मेरा मतलब कि ये ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है कुछ फोकल एरियाज थायराइड ग्लैंड में, तब भी T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है डिफ्यूज एनलार्जमेंट का, वो तो मैंने ग्रेव्स के लिए बोला है। लेकिन जो मैंने इसके नीचे बोला है उसके लिए बोलते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक इसलिए क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर आ रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म को कई बार थायरोटॉक्सिकोसिस भी लिखा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी, थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब हार्मोन्स ज़्यादा होना। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब और थायरोटॉक्सिकोसिस दोनों एक ही नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है कि ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, तो उसे थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि जो ग्लैंड है उसके अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स हैं, तो मैंने लिखा मल्टी नोड्यूलर। और ग्लैंड में एनलार्जमेंट भी है तो गोइटर। तो बहुत बड़ी सर्जरी में हम जो कॉज पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का, जिसमें T3 T4 बड़ा होता है, उसका लिखा होता है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। और मेडिसिन में बहुत बड़ी जो कॉज पढ़ते हैं उसके लिए लिखा होता है ग्रेव्स डिजीज़। ये दोनों ही बीमारियों में कॉमन चीज़ ये है कि इन दोनों ही बीमारियों में T4 और T3 की जो मात्रा है वो सब्सटैंशली आपको इंक्रीज़ मिलने वाली है। पर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में भी एनलार्जमेंट मिलती है और टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में भी। पर टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में वो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगी। आप देखिए ना, जैसे ये नोड्यूल है तो ये एक ही डायरेक्शन में मान लीजिए बड़ा होता जा रहा है, तो आपको एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड मिल सकती है। लेकिन अगर डिफ्यूज मतलब यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट मिल रही है तब हम बोलेंगे ग्रेव्स डिजीज़। बाकी अल्ट्रासाउंड तो करते ही हैं, तो अल्ट्रासाउंड करके भी हम पता लगा लेते हैं कि डिफ्यूज है या फिर वो एक एसिमेट्रिक। डिफ्यूज मतलब चारों डायरेक्शन में बढ़ गया, डिफ्यूज मतलब सारी डायरेक्शन में बढ़ गया। और एसिमेट्रिकल मतलब वो एक ही जैसे नोड्यूल था ओवर एक्टिव वही साइज में बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए मैंने एसिमेट्रिकल बोला। दैट्स द 2 पॉइंट्स दैट आई हैव हाइलाइटेड गाइस। डिफ्यूज एनलार्जमेंट इंडिकेट्स दैट देयर कुड बी ग्रेव्स एंड सिमिलरली एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट कैन सिग्निफाई प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। मैं जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जब भी आप फाइल्स देखेंगे तो उसमें ऐसे शॉर्ट में लिखा होगा MNG मतलब मल्टी नोडुलर गोइटर, और क्योंकि यहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स हैं। इससे आपको एक बात और क्लियर होगी कि गोइटर जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी से भी होता है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स होते हैं, जिसमें T4 और T3 की मात्रा कम होती है। लेकिन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो था मल्टी नोडुलर गोइटर। जो मैं हाइपोथायराइडिज्म के टॉपिक में आपको बता रहा था उसको बोल रहे थे एंडेमिक गोइटर, क्योंकि वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे मैंने उत्तरांचल का एग्जांपल दिया था, टेढ़ी गढ़वाल के एरिया में, इवन रशिया में, इवन यूरोप में कुछ ऐसी जगहें हैं
मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मतलब वो कहीं हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड प्लेसेस हैं, लेकिन फिर भी आपको इवन अमेरिका में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी मिलती है। वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में तो उसे हम एंडेमिक गोइटर बोलते हैं। लेकिन अगर मल्टी नोडुलर गोइटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ओवर, जब भी MNG वर्ड पढ़े ना, मल्टी नोडुलर गोइटर, तो आपके माइंड में इमेज ये वाली आनी चाहिए जो मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड के अंदर मल्टीपल ओवर एक्टिव नोड्यूल्स हैं। अब वो नोड्यूल एक से ज़्यादा कहीं पे भी हो सकते हैं, वो इस्टमस में हो सकते हैं, वो लेफ्ट लोब में हो सकते हैं, राइट लोब में हो सकते हैं। सो मैंने जैसे एक लोब में ज़्यादा दिखा दिए, बट द पॉइंट इज़ कि क्योंकि यहाँ पर ओवर एक्टिविटी है तो थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि गोइटर वर्ड पढ़ के आप ये मत सोचना कि हाइपो है या हाइपर है, वो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। गोइटर पढ़ के, गोइटर का मतलब सिर्फ क्या होता है, थायरोमेगैली, तो गोइटर का मतलब थायराइड का एनलार्जमेंट है। वो हाइपो भी हो सकता है और हाइपर की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। और ये जितने फीचर्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं लॉजिकली, अगर वो बोलता है व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, तो फिर हमारा आंसर होगा ट्रेमुलसनेस, मतलब उसके हाथ कांपते रहते हैं, उसको एंग्जाइटी रहती है, चिड़चिड़ापन है, बहुत जल्दी थक जाता है, वेट कम हो रहा है, और उसके बाद में हीट इंटॉलरेंस जैसे वर्ड जो कि बड़े क्लासिकल हैं लिखे हुए होंगे। प्लस क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फीमेल का डिस्क्रिप्शन देगा, मोस्ट ऑफ, क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं तो फीमेल में देख रहे हैं, जैसे पंखे के सामने बैठी है तो उसे हमेशा गर्मी महसूस होती रहती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो माइनस में टेम्परेचर होता है, तो फिर भी पेशेंट को मतलब फ़ैन की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस में जब हम स्वेटर डाल के बैठे होते हैं, इस पेशेंट को गर्मी महसूस हो रही है। और क्योंकि फीमेल की बात हो रही है तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ भी लिखी होंगी। हाइपोथायराइडिज्म में हम मीनोरैजिया पढ़ते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में हम मीनोरैजिया पढ़ते हैं, लेकिन अगर हाइपर होता है तो फिर हम पढ़ते हैं ओलिगोमिनोरिया। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरथायराइडिज्म। तो पेशेंट को कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हाई कैलोरिक डाइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वेट लॉस हो रहा है, वेट मॉनिटरिंग, और कंप्लायंस विद एंटीथायराइड मेडिकेशन तो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके बिना तो इनके सिम्टम्स कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या दवाई दी जाएगी। अगर वो सिंपली बोलता है व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट हु इज हैविंग हाइपरथायराइडिज्म, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ की लेडी है, तो उसमें क्या दवाई हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास में दो दवाइयाँ हैं, एक मिथीमाजोल और एक कार्बिमाजोल। तो हम कार्बिमाजोल या मिथीमाजोल में से कोई सा भी एक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मोस्टली आप देखोगे कार्बिमाजोल या मिथी, मतलब फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पे मोस्टली फिजिशियन कार्बिमाजोल लिख रहे होते हैं। अब एक और दवाई जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है और एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, उसका नाम होता है PTU, दैट इज़ प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो सवाल ये उठता है कि मैंने आंसर तो खैर बोल ही दिया ड्रग ऑफ चॉइस का, लेकिन कई एमसीक्यूज़ में आंसर प्रोपाइल थायोयूरेसिल भी होता है। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल वो कौन से एमसीक्यूज़ है जिसमें आंसर होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो एक हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है। क्योंकि प्रोटीन बाउंड होता है तो प्रोटीन इसको पकड़ के रखता है और ये मदर से बच्चे में नहीं जाता है। इसलिए अगर वो खासकर ये बोलता है कि ग्रेव्स डिजीज़ की जो पेशेंट है, शी इज़ प्लानिंग टू कंसीव, जैसे ये ग्रेव्स डिजीज़ की पेशेंट है, उसने आपको बताया कि उसकी अगले महीने या उसके अगले महीने मैरिज शेड्यूल्ड है। वो कहती है जैसे जी एंगेजमेंट हो गया है और इसके बाद में मेरा मैरिज, और एजुकेटेड कपल है। वो आपके पास आया, वो कहता है सर हस्बैंड कह रहा है कि सर ये तो दवाई खाती है और हमने इंटरनेट पे पढ़ा है कि ये दवाई जो होती है, जो इसकी ऑलरेडी चल रही है कार्बिमाजोल, वो नुकसान करती है प्रेगनेंसी में, बच्चों में टेराटोजेनिसिटी करती है। यस गाइस, कार्बिमाजोल जो है दवाई, वो एक टेराटोजेनिक मॉलिक्यूल है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या टेराटोजेनिक, मतलब बच्चे की बनावट में क्या खराबी हो सकती है, तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन पेशेंट्स में आपने याद रखना है, इन ऑल पेशेंट्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज वेन एवर देर प्लानिंग टू कंसीव, जैसे ये एजुकेटेड लेडी थी, उसने बताया कि वो इसकी 2 महीने बाद शादी है, तो इसको मैं रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाऊंगा ताकि मैं इसमें कार्बिमाजोल बंद कर दूं एंड इसकी मैरिज से पहले और बाद में, क्योंकि कंसीव करेगी, प्रेग्नेंट होगी, तो उस टाइम पे ये लेडी प्रोपाइल थायोरेसिल पे होनी चाहिए। सेकेंड जो सिनेरियो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग का। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दवाई जो है मदर से बच्चे में जाए, तो बच्चे को नुकसान हो, मतलब उसको एंटीथायराइड मेडिसिन जा रहा है बिना वजह, उसको तो ज़रूरत नहीं है। तो आपने याद क्या करना है, प्रोपाइल थायोरेसिल अल्फ़ाबेट P से शुरू होता है और वो हाईली प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल है। और क्योंकि ये हाईली प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल है, इसलिए प्रोटीन इसको पकड़ के रखेगा। P मतलब पकड़ के, P से प्रोपाइल थायोरेसिल, प्रोटीन बाउंड, P से पकड़ के, तो मदर से बच्चे में नहीं जाएगा और मदर से फीटस में भी नहीं जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क में भी नहीं जाएगा। तो इसको प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आंसर करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेव्स डिजीज़। अगर ग्रेव्स डिजीज़ में प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग जैसे वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, वो सिंपली बोलता है जी कि जी आप मुझे दवाई बता दो, मेन क्या दोगे, तो आपका आंसर होगा कार्बिमाजोल। और अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इस दवाई के साथ में क्या टेराटोजेनिसिटी प्रेजेंट हो सकती है। ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है।
आप जैसे जानते हैं कि एपिलेप्सी की दवाइयाँ जैसे सोडियम वैल्परेट को प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। वैसे ही वो आपसे पूछ लेगा कि भाई व्हाट इज़ द टेराटोजेनेसिटी दैट कैन बी सीन विद कार्बिमोजोल। तो यस गाइस, एनीथिंग दैट यू हैव रेड इन फार्माकोलॉजी फॉर द टेराटोजेनेसिटी पार्ट। तो इसके साथ में 2 डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो कि बच्चे का जो कोआने होते हैं, जो मतलब नाक हमारा ये नेयर्स है, बाहर अंदर कनेक्शन होता है, जो ओपनिंग्स होती हैं उनको कोआने बोलते हैं क्योंकि उसी से तो हवा, हम जब नाक से सांस लेंगे तो हवा अंदर जाएगी। तो इस पेशेंट को कोआनल एट्रीजिया प्रेजेंट हो सकता है। सो कार्बिमोजोल सी से शुरू होता है और वो कोआनल एट्रीजिया कर सकता है, दैट इज़ वन। और सेकेंड, स्किन की डेवलपमेंट जो है, स्किन की डेवलपमेंट को भी रोक सकता है। तो हो सकता है बच्चे के सिर पे, गर्दन पे, शरीर पे कहीं पे स्किन का एक पैच हो, मतलब जहाँ पे स्किन बनी ही नहीं है, नीचे सीधा मसल है, दैट इज रेफर्ड एज क्यूटिस एप्लेजिया। तो ये 2 सी से स्टार्ट होने वाले साइड इफेक्ट्स कह सकते हो या टेराटोजेनेसिटी बोल सकते हो कि कार्बिमोजोल में सी से याद करना है। कोआनल एट्रीजिया और क्यूटिस एप्लेजिया टेराटोजेनेसिटी को दर्शाते हैं, तभी इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना है। तो ग्रेव्स डिजीज़ की लेडी को हमेशा बताना है कि भाई अगर आप फ्यूचर में, अभी वो यंग है, अनमैरिड है, उसको बोलेंगे कि फ्यूचर में अगर आप कभी भी शादी हो रही है आपकी, उसके बाद तुरंत बेबी करना चाहते हैं तो आपकी दवाई हम चेंज कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ये प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लिखा हो और सिंपली वो बोले व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज, तो फिर आपका आंसर कार्बिमोजोल है। बट मैंने रीजंस भी आपको बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ रटने के लिए बोला, मैंने लॉजिकली बताया कि भाई प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देना, क्योंकि बच्चे की बनावट में दिक्कत करेगी। और वहाँ पे प्रोपेल लेडी तो एजुकेटेड है, वो पूछेगी आपसे भाई कि क्यों दे रहे हो प्रोपेल थायरोसिल, तो भाई उसको बताएंगे ये सेफ होती है, प्रोटीन इसको पकड़ के रखेगा तो ये बेबी में नहीं जाएगी, फीटस में नहीं जाएगी और ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटिवली सेफ रहती है। तो एंटी थ्रेट मेडिकेशन के साथ में कंप्लायंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछता है कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर ग्रेव्स डिजीज़, एक यंग लेडी है 25 साल की और वो कह रही है कि सर अब मुझे ऐसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है और इन्होंने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं, तो वो कह रही है कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट पूछ रही है। तो फिर दवाइयाँ तो देखो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी ना। तो पेशेंट को इस बीमारी से निजात पाने के लिए, इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए जो मेन ट्रीटमेंट है वो है रेडियो आयोडीन। इस पेशेंट को जी हाँ, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन पिलाएंगे और रेडियो एक्टिव आयोडीन को पिला के हम थायराइड ग्लैंड को, ओवर एक्टिव ग्लैंड को, क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो आयोडीन को एब्जॉर्ब करता ही करता है ताकि वो थायराइड हार्मोन्स बनाता है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है वो बेसिकली बीटा रेस प्रोड्यूस करती है और बीटा रेस जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि रेडियो आयोडीन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्रेव्स डिजीज़, जिसको एमसीक्यू में वो रेडियो आयोडीन लिखने की जगह पे उसका ऑल्टरनेटिव नाम लिख सकता है, दैट इज थायराइड एब्लेशन। तो बेसिक मैसेज आपको याद करना है कि ग्रेव्स डिजीज़ के लिए आइडली तो देखो दवाइयाँ तो हम देते ही देते हैं ताकि पेशेंट को हाइपरथायराइड से यूथायराइड किया जा सके, लेकिन दवाई तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी ना। तो भाई पेशेंट भी कह रहा है कि सर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है, तो बोलेंगे भाई अब रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो आपको पिलाया जाएगा, उससे बीटा रेस जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो पेशेंट कह रहा है सर ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मैं हाइपोथायराइड हो जाऊँगा। तो भाई हाइपोथायराइड हो जाओगे तो आपको हम लेवोथॉरेक्सिन की टैबलेट्स डाल देंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं ना, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि पर्सन हाइपर से हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है। पर हाइपोथायराइडिज्म में जाना फिर भी रिलेटिवली सेफर है क्योंकि हम वहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ना। भाई अगर इसका ट्रीटमेंट के बाद में ग्लैंड का प्रोडक्शन T4 T3 का कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट कर देंगे। रोज़ ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले एक गोली खानी है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि पेशेंट कह रहा है कि सर अभी भी तो दवाई खानी पड़ रही है, तो जो कार्बिमोजोल वाली दवाई है, प्रोपेल थायरोसिल, उसकी मल्टीपल टैबलेट्स खानी पड़ती हैं। लेवोथॉरेक्सिन तो दिन में एक बार खानी पड़ती है, तो फिर भी पेशेंट को फ़ायदा है ना, कहाँ दिन में 2 बार खाना है और कहाँ पे सिंगल में खाना है, तो इट वुड बी रिलेटिवली मच मोर कन्वीनियंस। एंड ओवरऑल भी देखा जाए ना, अगर आप टैबलेट्स की कन्वीनियंस को बात छोड़ भी दो, फिर भी व्हाट यू विल फाइंड इज कि हाइपर में क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व होता है, हमेशा पैल्पिटेशंस रहते हैं, एरिथमियाज हो जाते हैं, इनको एट्रल फिब्रिलेशन हो सकती है, इनको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है। तो इस वजह से बेस्ट यही है कि इनको थायराइड एब्लेशन किया जाए, तो उसका साइड इफेक्ट भी उसको समझाना जरूरी है। अब अगला कंसेप्ट ये है कि अगर पेशेंट ये रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता है या फिर जो पेशेंट है वो डिज़ायरस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो फिर हम उनको सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। द सर्जरी दैट वुड बी डन वुड बी
टोटल थायरॉइडेक्टमी। लेकिन ऑपरेशन करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उनको एक दवाई प्रिस्क्राइब करें ताकि ग्लैंड को श्रिंक किया जा सके। क्योंकि मैंने बताया था कि जो ग्रेव्स डिजीज़ होता है उसमें थायरॉइड ग्लैंड रिलेटिवली बिग होता है। जितने बिग ग्लैंड पे ऑपरेशन किया जाएगा उतने ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑपरेशन से पहले हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंक्रीज़ इन साइज़ था, तो अगर मैं दवाई दे के इसका ग्लैंड का साइज़ छोटा कर दूँ, तो अगर मैं छोटा कर दूँगा तो ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो भी रिलेटिवली लेस हो जाते हैं। तो ग्लैंड को श्रिंक करने के लिए क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनमें से आपको 2 नाम याद करने हैं। एक है एसएसकेआई, तो पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं। एसएसकेआई क्या होता है? तो इट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्यों दिया जाता है? तो इसका मेन रैशनेल या लॉजिक मैंने आपको बताया कि इट विल हेल्प इन श्रिंकिंग द साइज़ ऑफ द ग्लैंड। और अगर आप ग्लैंड का साइज़ छोटा कर लेंगे प्री ऑपरेटिवली ये दवाई दे के, तो फिर ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो रिलेटिवली लेस हो जाते हैं। ये डेटा मैंने बताया तभी वैलिड है अगर पेशेंट जो है वो टोटल थायरॉइडेक्टमी के लिए रेडी है, मतलब सर्जरी के लिए रेडी है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या-क्या है? एक तो है दवाई ज़िंदगी भर खा लो। अगर दवाई ज़िंदगी भर नहीं खानी तो रेडियो एक्टिव आयोडीन से ग्लैंड को ट्रीट करवा लो। और अगर मान लो पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मना कर दिया न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट ने, तो फिर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सीधा इनको ऑपरेशन नहीं करना है, पहले हम ग्लैंड को श्रिंक करना चाहते हैं। उससे फ़ायदा यही है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 2 हम इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, एसएसकेआई या लुगॉल्स आयोडीन। और जो प्रेफर किया जाता है वो एसएसकेआई है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन। राशनल में फिर से बोल रहा हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन देने से होगा क्या कि इट विल कॉज श्रिंकेज ऑफ द साइज ऑफ द ग्लैंड एंड देयरफॉर the synthesis of T4 and T3 will also become less, and more importantly at the time of surgery the amount of blood loss will also be relatively lesser. दवाइयों में एक और मेडिसिन जो इन पेशेंट्स को लिखी जाती है वो है प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल देने का लॉजिक ये है कि वो एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। देखो मैंने पढ़ाया था कि इन पेशेंट्स में बीटा 1 के स्टिमुलेशन की वजह से पैल्पिटेशंस होते हैं और बीटा 2 की वजह से फाइन ट्रेमर्स होते हैं। तो अगर मैं बीटा 1 को ब्लॉक कर दूंगा तो इसको पैल्पिटेशंस रुक जाएंगे, और अगर मैं बीटा 2 को ब्लॉक कर दूंगा जो कि मसल्स में होता है और ट्रेमर्स करते हैं, तो फिर इसके ट्रेमर्स भी रुक जाएंगे। तो देयरफॉर इनकी सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट के लिए प्रोप्रानोलॉल दिया जाता है। प्रोप्रानोलॉल क्यों देते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म PPRN लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। प्रोप्रानोलॉल इज बीइंग गिवन फॉर कंट्रोल ऑफ 2 सिम्टम्स ऑफ दीज पेशेंट्स। कौन कौन से सिम्टम्स जो बीटा 1 की वजह से होते हैं? उनका नाम है पैल्पिटेशंस, दैट इज द पाउंडिंग सेंसेशन इन द चेस्ट। और पैल्पिटेशंस के साथ साथ में दूसरा सिम्टम जो हम कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज फाइन ट्रेमर्स ऑफ द फिंगर्स ऑफ दीज पेशेंट्स। ये सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट के लिए प्रोप्रानोलॉल यूज़ किया जा रहा है। आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, प्रोप्रानोलॉल को हम पढ़ते हैं इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के इलाज के लिए तो मैंने आपको सुमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, ज़ोलमिट्रिप्टेन जैसी दवाइयाँ बताई हुई हैं, लेकिन माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए, ताकि माइग्रेन के अटैक्स एक लेडी को ना हो, उसके लिए प्रोप्रानोलॉल यूज़ किया जाता है। तो अभी आप प्रोप्रानोलॉल के 2 यूज़ जानते हैं, एक प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन और एक कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स ऑफ पैल्पिटेशंस एंड ट्रेमर्स इन ग्रेव्स डिजीज या थायरॉइडोटॉक्सिकोसिस। फिर हमें पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना है थायरॉइड एब्लेशन के लिए, टोटल थायरॉइडेक्टमी के लिए। क्योंकि जब हम वर्ड बोलते हैं ना रेडियो आयोडीन, तो पेशेंट कहता है रेडियो एक्टिविटी से एक्सपोजर होगा, तो क्या बीटा रेज में थोड़ा साइंस बैकग्राउंड हो गया सो बीटा रेज मतलब वो तो मतलब मैं घर पे जाऊंगा तो मेरे घर वालों को भी रेडिएशन एक्सपोजर होगा। तो उसको बोलेंगे कि हाँ अगले 8 दिन के लिए आपको घर में बच्चों से बिल्कुल भी नहीं मिलना है। ये जो आयोडीन 131 होता है ना, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 8 डेज होती है। तो अगले 8 दिन के लिए जब इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन की डोज दी जाएगी तो इसे बाकी लोगों से भी दूर रहने के लिए एडवाइस दिया जाएगा कि भाई आप रूम में अलग रहो। आइडली तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अलग से इनको हॉस्पिटल में रख के ही हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, बट इंडिया में बहुत बारी हो सकता है कि भाई अलग से वार्ड अवेलेबल ना हो, तो आप पेशेंट को हम घर भेज रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि उनको अगले 8 दिन के लिए घर वालों से दूर रहना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पेशेंट रेडियो एक्टिव होगा और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी रेडिएशन एक्सपोजर होगा। अगर थायराइड एब्लेशन रेडियो एक्टिव आयोडीन से नहीं करना चाहते हैं तो फिर ऐसे केस में हम टोटल थायरॉइडेक्टमी नाम का ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन से पहले इन पेशेंट्स में थायराइड ग्लैंड को श्रिंक करना ज़रूरी है। फिर इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स को क्योंकि एक्सोफथैल्मोस होता है, जो मैंने दिखाया था कि आईज़ ऐसे बड़ी बड़ी लग रही हैं, तो ऐसी आईज़ की प्रोमिनेंस से क्या होता है कि आँख पूरा बंद ही नहीं कर पाते। जैसे आप और मैं तो अपनी आँख बंद कर सकते हैं, जो ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट है ना, वो जब सोएंगे भी तो आँख बंद नहीं कर पाएंगे, और अगर आँख बंद नहीं कर पाएंगे तो कॉर्निया ड्राई हो जाएगा। कॉर्निया ड्राई होने की वजह से एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है। इसलिए इन पेशेंट्स में एक तो हम आर्टिफिशियल टीयर्स प्रिस्क्राइब करते हैं।
आर्टिफिशियल टीयर्स किस चीज़ के बने होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि इनका नाम मतलब जो प्रोडक्ट है जो दिया जाता है उसका नाम बोला जाता है मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स। ये आर्टिफिशियल टीयर्स हैं जो कि कॉर्निया को वेट रखेंगे और कॉर्निया को वेट रखने की वजह से इनमें एक्सपोजर केराटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर होने की, क्योंकि अगर आई सूख जाए तो आप देखो ना, आप अगर वीडियो लेक्चर बहुत देर तक देख रहे हो, पिक्चर बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो आंखें थक जाती है ना, आंखें ड्राई होकर पिक्चर देख रहे हैं तो हम ब्लिंकिंग कम करते हैं। हम वीडियो लेक्चर कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो ब्लिंकिंग कम करते हैं कि फोकस कर रहे हैं हम, तो उससे आईज में ड्राइनेस आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप देखो आई ड्रॉप्स चलते रहते हैं, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक आदमी काम करेगा, फोकस करेगा तो ब्लिंक रेट कम, ब्लिंकिंग कीप्स द कॉर्निया वेट, जैसे गाड़ी में वाइपर नहीं होते, है ना, वैसे ही हमारे वाइपर है, हमारी ब्लिंकिंग, ये जो लेवेटर पैल्पेब्रल सुपेरियर मसल है, ये ब्लिंकिंग करके हमारे कॉर्निया को वेट रखने में मदद करता है। जैसे हम आँख झपकते हैं तो कॉर्निया वेट रहता है। अगर आप कंटिन्यूसली एक चीज़ पे स्टेयर करते रहें, है ना, इसमें तो आई बॉल प्रोमिनेंट हो गई है तो ब्लिंक रेट कम हो जाता है। आप देखना कभी ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में आप जितनी बार 1 मिनट में पलक झपकते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ का पेशेंट कम कर पाएगा, क्योंकि आई के मसल्स में स्वेलिंग है, आई बॉल आगे की तरफ पुश हो गई है। तो आई बॉल आगे पुश होने की वजह से ये जो ऊपर वाली पलक है ये पूरा कॉर्निया को वेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। डार्क ग्लासेस ताकि फोटोफोबिया का कंपोनेंट ना रहे। और इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब सो रहे हैं तो इनकी आँख पूरी बंद नहीं होती, आपकी मेरी आँख तो बंद हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आँख पूरी बंद नहीं होती तो कॉर्निया ड्राई हो जाता है। तो बेसिकली हमें डिक्रीज करना है रिस्क ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन या डिक्रीज करना है रिस्क ऑफ एक्सपोजर केराटाइटिस। एक्सपोजर केराटाइटिस मतलब कि कॉर्निया ड्राई हो जाएगा और उसके बाद उसमें कॉर्नियल अल्सर बन जाएगा। तो क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता, कॉर्नियल अल्सर में तो सर पेशेंट आँख भी नहीं खोल पाता, बहुत सिवियर फोटोफोबिया होता है, एक्सट्रीम रेडनेस आई होगी, आँख से पानी निकल रहा होगा, आदमी आँख खोल नहीं पा रहा होगा। तो कॉर्नियल अल्सर का रिस्क कम करने के लिए हम इन पेशेंट्स में, एक्सोफथैल्मोस वाले पेशेंट्स में मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स देते हैं। मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स के साथ में डार्क ग्लासेस और उसके साथ में टेपिंग ऑफ द आईज एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। बाकी जो मेन ट्रीटमेंट है ना, मेन ट्रीटमेंट जो एक्सोफथैल्मोस का है, जिसमें आईज में ऐसा लग रहा है कि आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो उसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो स्टेरॉइड्स होता है। यस गाइस, द मेन ट्रीटमेंट फॉर एक्सोफथैल्मोस दैट इज सीन इन ग्रेव्स डिजीज इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन। हमें इन्हें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं ताकि जो आईज के मसल्स की स्वेलिंग है वो कम हो जाए, तो उससे ये जो प्रोप्टोसिस वाला हिस्सा है ये रिलेटिवली लेस हो जाता है। तो जो दवाइयाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक तो एंटी थ्रेड मेडिसिन हैं जैसे कि कार्बिमोजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल। उसके अलावा मैंने बताया कि हम इन पेशेंट्स में मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं, हम इनमें प्रोप्रानोलोल यूज़ करते हैं। तो जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं मैं उनको जस्ट एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने बोला स्टेरॉइड्स क्यों देते हैं, एक्सोफथैल्मोस के लिए। प्रोप्रानोलोल क्यों देते हैं, सिम्पटम कंट्रोल के लिए। क्या क्या सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे होते हैं, पाल्पिटेशंस एंड फाइन ट्रेमर्स। तो दो हो गई, फिर से बोल रहा हूँ। तो मैं मिथाइल सेलुलोज को क्योंकि ड्रॉप है तो मेडिसिन के फॉर्म में नहीं कंसिडर कर रहा, ओरल दवाइयाँ मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रोप्रानोलोल, और इसके अलावा मैंने बताई कार्बिमोजोल है, प्रोपाइल थायोरेसिल। अगर आपने फार्मा में इन दवाइयों के साइड इफेक्ट पढ़े हैं तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट बताएंगे? मतलब हर दवाई के साइड इफेक्ट तो मल्टीपल होते हैं, पर एक ऐसा जो मतलब एज अ नर्सिंग अफसर आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि इन पेशेंट्स के फॉलोअप में वो टेस्ट हमेशा हम करवा रहे होते हैं। Yes, guys, waiting for that answer. What is a side effect that a nursing officer should always be aware of carbimazole and propylthiouracil का? Guys, इसमें आपका आंसर होगा कि ये जो दवाई है ना, ये बोन मैरो पे नुकसान करती है, बोन मैरो में डैमेज करती है और पेशेंट का जो TLC है उसको कम कर सकती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट का TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही कम हो जाए तो उसके वजह से उससे रिपीटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। आपको एग्जाम वाइज एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट इसका याद रखना है। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो हार्डकोर फार्माकोलॉजी है। डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट ऑफ एंटी थायराइड मेडिकेशन इज ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। मतलब एक लिमिट की डोज तक ही आप दे सकते हैं। अगर आप डोज ज़्यादा देंगे कार्बिमोजोल प्रोपाइल थायोरेसिल की तो वो पेशेंट में बोन मैरो को डैमेज करके ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करवा सकती है। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब जो वाइट ब्लड सेल का काउंट है वो लेस हो जाएगा और वाइट ब्लड सेल का काउंट कम होने की वजह से पेशेंट को रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई उसको खाना हाई कैलोरी डाइट देनी है ताकि वेट कंट्रोल में रहे, और दवाइयों के साथ में कंप्लायंस के बारे में बताना है। दवाइयाँ मेनली हैं कार्बिमोजोल प्रोपाइल थायोरेसिल, वो मैंने प्रेगनेंसी वाला एस्पेक्ट आपको समझा दिया है। साथ में हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स और साथ में यूज़ करते हैं प्रोप्रानोलोल।
और जो मेन ट्रीटमेंट है वो दवाइयाँ नहीं है, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाना पड़े तो वो तो दिक्कत वाली बात है। तो जो ट्रीटमेंट है वो 2 हैं। मेन इलाज जो है ना ग्रेव्स डिज़ीज़ का वो 2 है। या तो हम करेंगे रेडियोएक्टिव आयोडीन से ट्रीटमेंट, अगर रेडियोएक्टिव आयोडीन से थायराइड एब्लेशन के पेशेंट नहीं करवाना चाहता है या सर्जन या जो न्यूक्लियर मेडिसिन वालों ने मना कर दिया, देन वी विल सेंड टू सर्जरी डिपार्टमेंट फॉर टोटल थायराइडेक्टमी। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जिसका नाम है थायराइड स्टॉर्म, मतलब तूफान ही आ गया। और तूफान से उसका मतलब क्या है? तूफान से उसका मतलब ये है कि थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, उस सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इसका जो हार्ट रेट है वो डिस्प्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा, 130, 140, 150 गोइंग अप इवन हायर। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो पेशेंट का बीपी भी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट को पॉसिबली हो सकता है हार्ट फेलियर हो जाए, पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। सो बेसिकली तो प्रॉब्लम है इसकी थायराइड स्टॉर्म के दौरान पर्सन को टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की फाइंडिंग्स, प्लस बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो कैलोरी जेनेसिस की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ना वुड बी लाइक एडिंग घी टू द फायर। भाई आप अगर घी डालते हैं आग में तो और बढ़ जाती है, वैसे टेम्परेचर से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा हार्ट रेट बढ़ता है। आपने देखा होगा ना, जब किसी आदमी को बुखार होता है तो बुखार में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतना बीपी बढ़ेगा, और बीपी जब ज़्यादा होता है तो ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है। तो हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, मतलब पेशेंट को ब्रेन में स्वेलिंग हो गई या उसका लेफ्ट वेंट्रिकल ही फेल कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि थायराइड स्टॉर्म जो तूफान आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो उसके लिए जो ट्रिगर्स हैं वो ट्रिगर्स हो सकते हैं, एक तो रेडियो एक्टिव आयोडीन। यस गाइस, जो मैं अभी ट्रीटमेंट और चॉइस बोल रहा था ना, उसी का जो साइड इफेक्ट है वो है थायराइड स्टॉर्म। सो रेडियो एक्टिव आयोडीन देने से पहले हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि पेशेंट को दवाइयाँ खिला के यूथायराइड कर दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव आयोडीन मतलब आयोडीन 131 देने से पहले हमें पेशेंट का जो T3 और T4 का लेवल होता है ना, उसको हमें नॉर्मलाइज करना होता है, उसको पहले कंट्रोल करके नॉर्मल आना होता है। अगर किसी पेशेंट को हमने बिना दवाई खिलाए, अब बिना उसको कार्बेमोज़ोल खिलाए अगर हमने उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया, तो थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो एकदम से स्पाइक करेगा टू द लेवल कि इस पर्सन को इवन हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है यहाँ पर वो है इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी। अगेन इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी का मतलब यही है कि भाई सर्जरी से पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दे के हमें ग्लैंड को श्रिंक करना होता है। और अगर ये SSKI पेशेंट ने नहीं लिया और हमने पेशेंट का ऑपरेशन करा दिया, तो ऑपरेशन के दौरान ही पर्सन का एकदम से हार्ट रेट और बीपी बढ़ जाएगा और ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो सकती है, क्योंकि पर्सन को हार्ट फेलियर हो रहा है। या फिर जो पेशेंट है उसे स्ट्रोक हो गया, MI हो गया, वो तो जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस में मैंने बताया था, या हाइपरस्मोलर कोमा में बताया था कि भाई अगर किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, MI होता है, तो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने पे बॉडी थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। यहाँ तो पहले से ही ज़्यादा हो रहा था और ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टॉर्म वाली प्रेजेंटेशन होगी। तो ट्रिगर्स 3 हो गए, एक है रेडियो आयोडीन, दूसरा है इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी। इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी से मेरा मतलब है कि ऑपरेशन से पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देना चाहिए ताकि ग्लैंड श्रिंक हो जाए, प्लस पेशेंट को कार्बेमोज़ोल खिलाना चाहिए ताकि T4 जो बढ़ा हुआ था वो कंट्रोल होके एज क्लोज एज टू नॉर्मल आ जाए। बिना नॉर्मल करे T3 T4 को ऑपरेशन नहीं करना है, रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी है। या फिर उसका किस्मत ही खराब थी, उसको हार्ट अटैक हो गया या उसको स्ट्रोक हो गया, तब भी थायराइड स्टॉर्म ट्रिगर हो सकता है। होगा क्या कि पेशेंट को तेज़ बुखार आ जाएगा, क्योंकि कैलोरी जेनेसिस इंक्रीज हो रहा है। और अगर किसी पेशेंट को तेज़ बुखार हो तो बॉडी से बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आदमी जब तेज़ तेज़ सांस लेता है, तो क्योंकि जब आपको बुखार होगा तो आदमी सांस भी तेज़ लेता है, तो तेज़ सांस लेने की वजह से इनसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाते हैं, और इनसेंसिबल लॉसेस की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। देखो अगर किसी को बुखार है तो वैसे भी तो स्किन के थ्रू हीट वाटर लॉस ज़्यादा होने वाला है ना। भाई हमें एक तो होता है पसीना जो दिखाई दे रहा है, एक होता है जो स्वेट इवेपोरेट हो जाता है। हमारी जो स्किन है उसमें आप देखिए ना कि स्किन हमेशा ठंडी रहती है, धीरे धीरे वो ठंडी क्यों हो जाती है खासकर गर्मी वाले मौसम में, क्योंकि पसीना सूखता रहता है। तो बहुत बारी तो जो पसीना आता है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस हो रहा था कि हाँ यार हल्की हल्की स्वेटिंग हो रही है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि बुखार जब इसको तेज़ बुखार आएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, सिंपली थायराइड हार्मोन्स क्योंकि कैलोरी जेनेसिस करते हैं, कैलोरी जेनेसिस बढ़ने की वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आदमी तेज सांस भी लेता है, प्लस स्किन के थ्रू ज़्यादा लॉस भी होगा। तो मैं बोल रहा हूँ इनसेंसिबल लॉसेज इस पेशेंट में बढ़ जाएंगे, तभी मैंने बोला डिहाइड्रेशन। हार्ट रेट स्पाइक कर जाएगी 140। भाई आप जिम में वर्कआउट करो 140 150 हो तो आदमी वर्कआउट कर ही नहीं सकता, आप एक्सरसाइज करनी छोड़ दोगे।
मैंने बोला जिम में बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो ना आपको, तो अब जितनी ताकत है आप में उतनी ताकत लगा के कभी देखो 130 140 पे अब जो आदमी छोड़ देता है यार, नहीं हो रहा, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तो उसको चेयर पे बैठे बैठे हार्ट रेट 130 140 होगा, बीपी शूट करेगा, प्लस नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया प्रेजेंट होगा। डी से मेरा मतलब है डायरिया। अगेन ये रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको कि जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं इनको कॉन्स्टिपेशन होती है। हाइपोथायराइडिज्म में इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये मैंने दो मेंशन किया हुआ है हाइपोथायराइडिज्म में, कि हाइपोथायराइडिज्म में जो एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये अगेन हमारे जो एनक्लेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका बड़ा फेवरेट होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन डायरिया के पीछे पड़े रहते हैं। T4 में एरो नीचे जा रहा है तो याद कर लो गट मोटिलिटी कम हो जाती है। अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाए तो भाई स्टूल पास ही नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाए तो इंटेस्टाइन अगर तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको लूज मोशन आने शुरू हो जाएंगे, दैट इज वाई सेड डायरिया। प्लस पर्सन को सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन बढ़ने की वजह से एजिटेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, डिलीरियम, एंड यहाँ तक कि उसका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया 220/120 कि उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की डेफिनेशन होती है कि पर्सन का जो सिस्टोलिक बीपी है वो 220 के ऊपर जा रहा है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन 130 के ऊपर जा रहा है, और साथ में प्रेजेंट है टारगेट ऑर्गन डैमेज। टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब जैसे कि हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हो गया तो उसको हम टारगेट ऑर्गन डैमेज बोल देंगे। तो ये मैंने क्राइसिस वर्ड क्यों बोला, वो क्राइसिस इसलिए बोला क्योंकि टारगेट ऑर्गन डैमेज यहाँ पर प्रेजेंट है कि जब भी आपका बीपी एकदम से शूट अप करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम 10 साल से 20 साल से, उसको तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। लेकिन अगर किसी को सडनली बीपी बढ़ जाए तो एक दिन में तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट नहीं होगी ना, तब पेशेंट का सडन बीपी बढ़ने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट मैं एक सेपरेट स्लाइड पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है और वो बीपी लेट मी से 10 साल से बढ़ा हुआ है तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इन पेशेंट्स का अगर आप कभी भी एक्सरे देखोगे तो हार्ट का साइज़ एक्सरे में आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल्स जो होते हैं हार्ट के उनका अमाउंट बढ़ जाता है। भाई जैसे जिम में जाके वर्कआउट करोगे 10 साल के बाद में तो बिग मसल्स बन जाएंगे, या 10 महीने बाद बिग मसल्स बन जाएंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन हो रही है, बीपी एकदम से शूट अप कर रहा है और वो सडन ऑनसेट है, पहले उसको कभी हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं थी लेकिन आज बीपी उसका आ रहा है 220/120, मे बी बिकॉज उसने किसी पार्टी में जाके ड्रग्स लिए, कोकेन लिया। कोकेन जैसे होता है, यंग टीनेजर है कोकेन लिया, तो बहुत बार कोकेन लेने से यंग टीनेजर की डेथ हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि एकदम से जब बीपी बढ़ेगा तो पर्सन को लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाता है। फेलियर होने की वजह से उसे पल्मरी एडीमा हो जाएगा, लंग्स में एल्वोलाई में पानी भर जाएगा, और अगर एल्वोलाई में पानी भरेगा, एल्वोलाई में पानी भरेगा तो सांस लेने में इतनी दिक्कत होगी कि पर्सन की एक्सपायरी हो सकती है। तो मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, एक तो मैंने बोला ड्रग ओवरडोसेज, कोकेन ओवरडोसेज, लेकिन आज मैं ड्रग ओवरडोसेज भी नहीं बोल रहा, मैं तो सिंपली कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो पेशेंट है उसे हाइपरथायराइडिज्म था, उसकी वजह से उसको थायराइड स्टॉर्म हो गया, और उस थायराइड स्टॉर्म की वजह से उसे पल्मरी एडीमा के फीचर्स आने शुरू हो गए। तो ये स्टॉर्म मतलब जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मतलब जितने फीचर्स हैं कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वो सारे पैरामीटर में सब में एरो ऊपर की तरफ जाएगा, सब में एरो ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्लूडिंग इंटेस्टिनल मोटिलिटी। डायरिया के लिए भी याद कर रहे हो कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नंबर ऑफ लूज स्टूल्स बढ़ जाएंगे, इंटेस्टिनल मोटिलिटी है जो है वो पर्सन की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डायरिया के मैनिफेस्टेशन बोले, प्लस सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन, एंड पर्सन कैन डाई आफ्टर। हम तो उसका भला करने चले थे ना, हमने बोला था भाई ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो सकती है, ऑपरेशन के बाद तुरंत डेथ हो सकती है। तो आजकल ये कम हो गया बिकॉज हम प्रॉपर केयर करके दवाइयाँ खिला के पहले T4 T3 को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। बट पहले जब इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी तो ऑपरेशन के बाद बहुत बारी टोटल थ्रेडेक्टमी का पेशेंट गुजर जाता था। उसका रीज़न क्या था कि हम बिना T4 T3 नॉर्मलाइज करे ऑपरेशन करना ही नहीं है। सो नेवर रश फॉर थायराइड सर्जरी। तो सर्जन को टीचिंग यही करता हूँ मैं कि भाई अगर हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है और आपने डिसाइड किया कि भाई ऑपरेट करना है तो पहले आप उसका दवाइयों से T4 T3 नॉर्मलाइज करवाओ, उसके बाद में ही ऑपरेशन करवाना है। एनेस्थीसिया वाले भी तभी क्लियरेंस देते हैं। सो रेडियो आयोडीन विदाउट प्रिपरेशन, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी इज द रीज़न। या फिर किस्मत खराब है कि एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया, निमोनिया हो गया। आई मीन इट मे नॉट बी ओनली स्ट्रोक एंड एमआई, निमोनिया, यूटीआई, देर ऑल ट्रिगर्स विच विल इंक्रीज हार्मोन का प्रोडक्शन। पहले से ही हार्मोन का लेवल इंक्रीज है इसलिए डिटरिएशन हो रही है पर्सन की। अब हम पढ़ेंगे कि भाई करना क्या है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थायराइड स्टॉर्म इसकी हमें इसको एक एनजी ट्यूब डाल के दवाई देनी है।
ये एक एंटी थ्रेट मेडिसिन है जिसका नाम आपको पहले भी बताया गया था, प्रोपाइलथायोरेसेल। ये दवाई आईवी अवेलेबल नहीं होती, तो इसका क्योंकि आईवी प्रिपरेशन दुनिया में, इंडिया में क्या अमेरिका में भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें एनजी ट्यूब डाल के ये दवाई देनी है। और प्रोपाइलथायोरेसेल कैसे काम करता है, तो वो T4 से जो T3 का कन्वर्जन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि थायराइड जो ग्लैंड है वो तो बनाता है T4, और फिर T4 से T3 मेनली ब्लड में बनता है, तो वो जो T3 का सिंथेसिस है उस पे ये ब्रेक लगा देगा। मतलब इसको क्यों प्रेफर किया जा रहा है, बिकॉज ये T3 बनने नहीं देगा, और जो T3 होता है वो मैंने पढ़ाया था इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द हार्मोन। तो अगर एक्टिव फॉर्म ऑफ द हार्मोन आप बनने नहीं दोगे, जो बन गया वो तो बन गया, लेकिन अगर एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन नहीं बनेगा तो अब हार्ट की स्टिमुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी, तो जो पहले हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप T3 बनने ही नहीं दे रहे हो। क्योंकि T3 इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द हार्मोन। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म से मेरा मतलब कि यही हार्ट को स्टिमुलेट करता है, और यही सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन करता है, यही कैलोरीजेनेसिस बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। क्योंकि इन पेशेंट्स को हाइपरथर्मिया हो जाएगा, तो आइस पैक्स लगा देंगे। आइस पैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस पेशेंट का कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैंने बताया था थायराइड हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलोरीजेनेसिस, तो हो सकता है इसका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, 40.5, 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब 107 डिग्री बुखार तक इसको आ सकता है। कोई इन्फेक्शन नहीं है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से तेज़ बुखार आ रहा है, और तेज़ बुखार से क्योंकि ब्रेन डैमेज होने की संभावना रहती है, इसलिए हम आइस पैक्स लगाएंगे। फिर इस पेशेंट को क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा तो सोडा बाइकार्बोनेट देंगे। इसको फ्लूइड्स देने पड़ेंगे इनसेंसिबल लॉसेस के लिए, क्योंकि मैंने बोला भाई बुखार है तो शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा होता है। भाई आपको कभी भी बुखार हो वैसी प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी से ही वाटर का लॉस होता रहता है, आदमी तेज सांस लेता है तो इनसेंसिबल लॉसेज इंक्रीज हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट और ट्रिगर या ट्रिगर्स तो करना ही है कि भाई अगर एमआई है तो एमआई का इलाज है, स्ट्रोक है तो स्ट्रोक का इलाज करना है। सो ट्रीटमेंट और ट्रिगर्स इज टू बी डन, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई मेन ड्रग इस पेशेंट में क्या दिया जाता है, तो वो है प्रोपाइलथायोरेसेल, और इसके साथ साथ हम आईवी प्रोप्रानोलोल भी दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा आईवी प्रोप्रानोलोल, तो एमसीक्यू में ही वो दोनों ऑप्शन लिखे होंगे, आईवी प्रोप्रानोलोल और नेजोगैस्ट्रिक प्रोपाइलथायोरेसेल। तो मोस्ट स्टूडेंट आईवी प्रोप्रानोलोल पे मार्क लगा देते हैं। प्रोप्रानोलोल तो सिर्फ हार्ट रेट कंट्रोल करेगा, वो तो सिर्फ ट्रेमर्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन क्या वो थायराइड हार्मोन के बनने को रोक सकता है? नहीं। जो मेन दवाई है इस कंडीशन के मैनेजमेंट के लिए, जो थायराइड हार्मोन जो एक्सेस T3 बन रहा है जिससे सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, जब तक आप यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक ये पर्सन सफ़र करता रहेगा। तो इसका जो मेन दवाई है वो प्रोपाइलथायोरेसेल है, और मैंने मार्क इसलिए किया बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर आईवी लिखा था तो हमने इसको आंसर कर दिया। भाई वो तो ठीक है, पर क्या आईवी प्रोप्रानोलोल थायराइड T3 बनने से रोक सकती है? नहीं, वो तो सिर्फ बीटा 1 और बीटा 2 को कंट्रोल करती है। प्रोप्रानोलोल का एक्शन मैंने बताया, बीटा 1 कंट्रोल करके हार्ट रेट कंट्रोल, और बीटा 2 से ट्रेमर कंट्रोल होते हैं। तो सिम्टम थोड़ी ना कंट्रोल करने हैं, हमें तो डिजीज प्रोसेस को कंट्रोल करना है, हमें हार्मोन के प्रोडक्शन पे ब्रेक लगानी है, विच इज़ वाई प्रोपाइलथायोरेसेल इज द मेन ड्रग, जो कि थायराइड स्टॉर्म के मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। स्टॉर्म जैसे मैंने बोला आंधी आ रही है, बिकॉज सारे सिम्टम्स एकदम एग्जैजरेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि बीपी शूट अप करने की वजह से ये पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है, हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी, तभी मैं बोल रहा था ना डिलीरियम, जो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, पहले डिलीरियम फिर अनकॉन्शियस, ही स्टॉप रिकग्नाइजिंग फैमिली मेंबर सब्सिक्वेंटली, या फिर उसको हार्ट फेलियर हो सकता है। और वैसे भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ना 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट से ज़्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर रहे तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है, विच इज़ वाई इस एमरजेंसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एंड एक बार हम यहाँ पर क्योंकि इमरजेंसीज डिस्कस हुई है तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने पढ़ाया था मैक्सेडिमा कोमा। तो मैक्सेडिमा कोमा में जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी हाइपोथर्मिया, कि पेशेंट का जो कोर टेम्परेचर था वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जा रहा था। वहाँ पे हमें पर्सन को आईवी लेवोथैरोक्सिन देनी थी, मतलब थायराइड हार्मोन हम पेशेंट को आईवी दे रहे थे। उसके साथ मैंने एक और आईवी प्रिपरेशन पढ़ाया था जिसको मैं अभी रिमाइंड करा रहा हूँ, दैट इज़ लियोथायरोनिन। लियोथायरोनिन जो है, जो थायरोनिन मॉलिक्यूल है वो T3 डेरिवेटिव है। जो लियोथायरोनिन है वो T3 डेरिवेटिव है, और लेवोथैरोक्सिन जो है वो T4 डेरिवेटिव है। यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज T4 डेरिवेटिव एंड दिस वुड बी T3 डेरिवेटिव। देन वुड बी, आई थिंक maybe the color may not be visible, so I'll use an alternative one. This is T4, yeah, this is better, and this would be T3 derivative, that is liothyronine. And then thyroid storm अभी हमने पढ़ा, तो thyroid storm में दिक्कत क्या हो सकती है
कि पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो शूट अप करके इवन 40-41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 40.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि हाइपरथर्मिया का कट ऑफ है। तो अगर इतना हाई टेम्परेचर रहे तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होने की संभावना है। इसलिए इस पेशेंट को हम एनजी ट्यूब से एंटी थायराइड मेडिसिन देंगे, दैट इज प्रोपाइल थायोरेसिल। आज आपको प्रोपाइल थायोरेसिल इस वीडियो में टोटल मिला के 3 बार बढ़ाई गई है। ग्रेव्स डिजीज में प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ग्रेव्स डिजीज में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में ऑपरेशन के टाइम पे अगर केस बिगड़ गया या फिर पहले ही उसको हार्ट अटैक हो गया तो प्रोपाइल थायोरेसिल देंगे एनजी ट्यूब से। एनजी तो खैर ईजी है याद रखना, एनजी टी से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम जस्ट राइटिंग इट फुल, दैट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, क्योंकि आईवी प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी पर्सन को एडिसोनियन क्राइसिस है तो एडिसोनियन क्राइसिस के लिए फिर हम पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन किस चीज़ का लगाया जाएगा, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी दोनों रखता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इंसुलिन ड्रिप, लेकिन हम सीधा इंसुलिन ड्रिप से चालू नहीं करते। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वो बोलता है कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस में सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट लाइन हमारा आंसर होगा नॉर्मल सलाइन। इस बात का ध्यान रख लेना कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस में नॉर्मल सलाइन बोलते हुए पर्सन की जो ब्लड शुगर की वैल्यू है वो 250 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 250 से कम हो तो फिर हम नॉर्मल सलाइन की जगह पे जो फ्लूइड यूज़ करते हैं उसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इफ़ द ब्लड शुगर ऑफ द पेशेंट इज़ गोना बी लेस देन 250, तब हम यूज़ करेंगे हाफ नॉर्मल सलाइन इन 5% डेक्सट्रोज। दिस इज इफ in a question of diabetic ketoacidosis the blood sugar value is given to be less than 250 मिलीग्राम पर से। तो 2 फ्लूइड्स हो गए। आपको फर्स्ट लाइन में क्या याद करना है, आई जस्ट मेक यू प्रैक्टिस वंस अगेन। अगर बोलता है फर्स्ट लाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, देन द आंसर इज टू बी गिवन एज नॉर्मल सलाइन। जो रूटीन नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है वो 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है, लेकिन कई एमसीक्यूज में वो यहाँ पे लोअर वैल्यू लिख सकता है, दैट इज 0.45% नॉर्मल सलाइन, दैट इज n/2। उसको कब बोलना है, जब ब्लड शुगर इसकी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि जब इंसुलिन ड्रिप देंगे तो इंसुलिन ड्रिप देने की वजह से फिर पर्सन की जो ब्लड शुगर है वो ड्रॉप करना शुरू कर देते। तो 250 के नीचे पे हम फ्लूइड चेंज करके हाफ नॉर्मल सलाइन कर देंगे, वरना नॉर्मल सलाइन तो इनिशियली दिया जा रहा है। हाइपरओस्मोलर कोमा का भी जो मेन ट्रीटमेंट है वो तो इंसुलिन ड्रिप ही है, लेकिन जो अगर वो बोलता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो इसमें भी आईवी फ्लूइड्स ही करेंगे। सो इंसुलिन ड्रिप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बोथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एज वेल एज हाइपरओस्मोलर कोमा। बट येस, इन बोथ ऑफ देम फ्लूइड्स विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो एरो है इसको मैं कॉमन ही मेंशन कर रहा हूँ इन अ सेंस कि अगर शुगर ड्रॉप करती है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में, तब हम हाफ नॉर्मल सलाइन मतलब 0.45, मोस्ट एमसीक्यूज में वो 0.45% सलाइन लिखेगा, 0.9। अगर कुछ भी ना लिखा हो ना, तो ब्लड शुगर नहीं दी हुई उसने, अगर ब्लड शुगर नहीं दे रखी है तो फिर आप 0.9 बोल देना। अदरवाइज इफ इट इज़ गिवन द लोअर साइड 200 की वैल्यू, तो फिर आप 0.45% नॉर्मल सलाइन बोलोगे। तो ये कुछ समरी थी विद रिस्पेक्ट टू मस्ट नो एंडोक्राइन इमरजेंसीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मेरा जो मेन फोकस था दैट वाज टू टीच यू हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब ब्लड में हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है। तो दो ऑब्वियसली बात तो वही है कि हाइपरथायराइडिज्म से थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, बट मैंने पॉइंट तो वही बोला ना, हाइपरथायराइडिज्म से थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। ब्लड में हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई है, वर्ड यूज होता है थायरोटॉक्सिकोसिस। और हाइपरथायराइडिज्म का बेसिक मतलब है ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इनफैक्ट इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली मीन्स ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है, उसका यूजुअल कॉज मैंने बोला कि ग्रेव्स डिजीज है, ऑटो एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखने में टीएसएच जैसे होता है, तो टीएसएच के जैसा होने की वजह से ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है भाई टीएसएच ही स्टिमुलेशन कर रहा है, तो इस वजह से वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। लेकिन रियलिटी में स्टिमुलेशन कौन कर रहा था, तो एंटीबॉडी बेवकूफ़ बना रही थी। वो एंटीबॉडी का नाम था, ग्रेव्स डिजीज में एंटीबॉडी का नाम बताएंगे मुझे? यस गाइस, एंटीबॉडी जो कि ग्रेव्स डिजीज पे होती है वो किसको स्टिमुलेट करती है, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को नहीं करती। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। सो TSHR लिखा होगा मोस्ट जो बुक्स होती हैं, या जब आप प्रिस्क्रिप्शन स्लिप देखोगे फिजिशियन का लिखा हुआ, तो उसमें वो एंटीबॉडी कैसे लिखेगा, वो लिखेगा एंटी TSHR, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली एंटीबॉडी इज व्हाट इज गोना बी
द ट्रिगर इन दिस केस। आई रिपीट द फैक्ट वंस अगेन, वो TSH का लेवल नहीं बढ़ा रही, TSH का लेवल बढ़ा रही तो उसे सेकेंडरी बोल रहे होते हैं। प्राइमरी मतलब है कि TSH का जो रिसेप्टर होता है ना थायराइड ग्लैंड पे, जो थायराइड फॉलिकल्स मैंने बना के दिखाए थे, उन फॉलिकल्स के ऊपर, जैसे ये थायराइड फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं और इनके अंदर में यहाँ पर कोलोइड प्रेजेंट होता है पिंक कलर का, तो ये जो थायराइड, इसके ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये आर जैसे लिख रहा हूँ, तो इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये एंटीबॉडी आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाती है और ग्लैंड को लगता है कि TSH आया हुआ है, जबकि आई तो एंटीबॉडी हुई है, तभी एंटीबॉडी का नाम है TSHR, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, जो कि थायराइड के एसिनाई के ऊपर जो फॉलिकुलर सेल्स मैंने दिखाई है, जो स्ट्रक्चर है इसको एसिनाई बोलेंगे, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो फॉलिकुलर सेल्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट एक एंटीबॉडी कर रही है रेदर देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी तो T4 T3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है और फीडबैक से TSH की वैल्यू लेस हो जाती है। तो खैर ये कंपैरिजन तो आपने करना ही है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी का। और जो मैंने मेंशन किया था कि मैं एक ही टेबल में प्राइमरी, सेकेंडरी, हाइपो एंड हाइपर के डिस्क्राइब करूंगा, वो एक सब्सिक्वेंट वीडियो है, दैट इज डायग्नोस्टिक इश्यूज इन एंडोक्राइन प्रॉब्लम। एंडोक्राइन सिस्टम में तो आपको लास्ट में मिलेगा, जहाँ पे मैंने सारे के सारे एंडोक्राइन कंडीशंस की टेस्टिंग को एक साथ डिस्कस किया है। तो वहाँ पे मैंने वो टेबल को आई थॉट आई मेंशन इट सब्सिक्वेंटली, बिकॉज वहाँ पे सब, जब आप ये सारा सुन लेंगे, हाइपो भी हाइपर भी, तब उसको समझना रिलेटिवली बेटर रहेगा। So guys, these are the details that I would love you to understand and remember for this। टॉपिक तो आसान सा है बट बहुत ही स्कोरिंग है और लास्ट में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बताए गए हैं। सो यू नीड टू गेट द निमोनिक राइट, हिप वेट, प्लस यू नीड टू गेट द लॉजिकल डिडक्शंस जो मैंने बताए हैं फॉर दिस कंडीशन राइट। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, यू विल डू ग्रेट इन योर कैरियर्स।